नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। ये हमारा क्लास 10 का क्रैश कोर्स का वीडियो होगा जो कि हमारा बायोलॉजी से होगा। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो आपको समय टू समय मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को जो कि हमारा 10th बायोलॉजी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका ये इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 दे चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन निकल चुका है। ये हमारा 40 to 60 क्वेश्चन होगा। स्टार्ट करते हैं, जिसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, जैसा कि यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है कितना से, 41 नंबर से। आप देखिए यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्राकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है, जिसका ऑप्शन ए है 120/80, बी है 80/120, सी है 80/100 और डी है 72/80। तो एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब जो हमारा होता है वो 120/80 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर हमारा 42 है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, जिसका ऑप्शन है एक्टोडर्म, बी है मेसोडर्म, सी है इंडोडर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो इंडोडर्म द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि प्रश्न नंबर 43 है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, जिसका ऑप्शन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, ऑप्शन ए है पोषण, बी है श्वसन, सी है उत्सर्जन और डी है परिवहन। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है हमारा उत्सर्जन से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर 44 है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो किसके लिए उत्तरदायी है, ए जल का वहन, बी है भोजन का वहन और सी है अमीनो अम्ल का वहन और डी है ऑक्सीजन का वहन। तो देखिए पादप में जो हमारा जाइलम होता है वो जल का वहन के लिए है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। और फ्लोएम जो होता है वो भोजन के लिए होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर 45 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जिसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए हमारा आवश्यक क्या है, वो ये सभी है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सूर्य क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा जो होगा वो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा, सॉरी डी। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि प्रश्न नंबर 46 है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है, जिसका ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है हरित लवक में और डी है केंद्रक में। डी है क्या हमारा केंद्रक में। तो पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो कहाँ होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 47 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषण होता है। स्वपोषण होता है, जिसका ऑप्शन है कवकों में, बी है हरे पौधों में, सी है जंतुओं में और डी है सभी जीवों में। क्या डी है हमारा सभी जीवों में। तो स्वपोषण जो हमारा होता है वो हरे पौधों में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। स्वपोषण जिसमें वो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि हमारा 48 नंबर है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, जिसका ऑप्शन है पत्ती, बी है हरित लवक, सी है ग्राना और डी है एस्ट्रोमा। क्या है डी है हमारा एस्ट्रोमा। तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो हमारा पत्ती है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमें ये यहाँ पे सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 49 है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, जिसका ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है श्वसन और डी है हमारा चलन। डी है क्या हमारा चलन। तो देखिए कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अवश्य अनिवार्य यानी आवश्यक है, तो हमारा ओनली श्वसन है। क्या प्रकाश संश्लेषण मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं, वाष्पोत्सर्जन नहीं है, तो यहाँ पे श्वसन क्या है वो सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, इसके बिना कोई जीव नहीं जी सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 50 नंबर है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, जिसका ऑप्शन है परागमय, बी है अपरागमय, सी है अर्धपरागमय और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो हमारा अर्धपरागमय है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 51 है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, जिसका ऑप्शन है शैवाल, बी है कवक, सी है जीवाणु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट हमारा किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो हमारा कवक वर्ग का है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही होगा।
देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 52 नंबर है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, जिसका ऑप्शन है अपघटन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है किण्वन और डी है उत्सर्जन। तो दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो हमारा किण्वन की क्रिया होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा सही होगा। दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 53 नंबर की कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, जिसका ऑप्शन है अग्नाशय, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है अंडाशय और डी है विरेचन। डी है हमारा विरेचन। तो कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो हमारा पीयूष ग्रंथि है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 54 नंबर की पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है, जिसका ऑप्शन है हमारा जिब्रेलिन, बी है एड्रिनलिन, सी है इंसुलिन और डी है थायरॉक्सी। तो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन नहीं है, तो हमारा जिब्रेलिन है, नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर 55 है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, जिसका ऑप्शन है वसा, बी है प्रोटीन, सी है ग्लूकोज और डी है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 56 नंबर है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसका ऑप्शन है श्वसन, बी है हमारा पोषण, सी है उत्सर्जन और डी है उत्तेजनशीलता। तो वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वो श्वसन है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि 57 नंबर है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसका ऑप्शन है ग्रसनी, बी है अमाशय, सी है छोटी आंत और डी है हमारा ग्रासनली। आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है वो छोटी आंत है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, जिसका ऑप्शन है एडीपी, बी है एटीपी, सी है डीटीपी और डी है पीडीपी। तो निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो हमारा एटीपी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 59 नंबर है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, जिसका ऑप्शन है शिरा, बी है रंध्र, सी है मध्य शिरा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो हमारा ग्रंथ से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 60 है कि हृदय में रक्त अर्थात रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, जिसका ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, बी है निलय द्वारा, सी है अलिंदों द्वारा और डी है इनमें से सभी। क्या डी हमारा इनमें से सभी। तो क्या है, सॉरी हाँ, हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो निलय द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ, पार्ट 3 जो कि बायोलॉजी के यहाँ पे समाप्त हुआ, और फिर हम 61 to 80 अगले वीडियो जो कि पार्ट 4 में लाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।